हेलो बच्चों, माई सेल्फ बीके गर्ग और वन शॉट सीरीज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट। ये एक बड़ा चैप्टर है और इसकी जो वेटेज है वो हाई टू मॉडरेट रहती है फॉर नीट एंड जेई एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा। सबसे पहले चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो टाइप के होते हैं। एसआई यूनिट कूलम होती है, अदर यूनिट जो है वो सीजीएस यूनिट ईएसयू स्टैट कूलम होती है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। और इसी को स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन भी बोल देते हैं। किसके बराबर होती है? 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये थोड़ा सा, वैसे तो ये नोट्स सारे अच्छे हैं, वेल मैनेज्ड हैं, बट थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हुई हैं बेटा, क्योंकि ये मैंने खुद से नहीं लिखे हैं। बहुत टाइम लगता है इनको लिखने में, काम करने में। मैं आपके लिए जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो भी टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन को इकट्ठे करके, जिसमें टाइम लगता है। तो ये वीडियोस मैंने बाहर से बनवाई हैं। कुछ वीडियोस आपके सीनियर्स, हमारे स्टूडेंट जो भी एमबीबीएस कॉलेज में है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में है, उनसे बनवाई है। और ये वाली वीडियो भी एक स्टूडेंट ने, को मैंने बोला था, उसने आगे किसी से बनवाई है। तो साहिल बिश्नोई को इसका क्रेडिट जाता है बेटा, उसने इस वीडियो को बनवाने में हमारी हेल्प की है बेटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एसआई यूनिट है कूलम, सीजीएस यूनिट है ईएसयू और स्टैट कूलम। इसे स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। लार्जेस्ट यूनिट फैराडे, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम बेटा। और ये किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपसे कहा जाए क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 2 मोल आ गया तो 2 टाइम एवोगैड्रो नंबर इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बात समझ रहे? 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट देखने को मिलता है। फिर देखें तो चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट स्टेबल चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें पता है, मास पता है। प्रोटॉन प्लस सी, मास ये वाला होता है हमारे पास। मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में रेशो होती है 1837 टाइम्स बेटा। अल्फा पार्टिकल का मास चार्ज होता है 2e, मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, या 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कह सकते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता और मास नियरली प्रोटॉन के बराबर ही होता है बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ट्रांसफरेबल, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो तो वो नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है बेटा, नेगेटिव बॉडी। और अगर डेफिशिएंसी हो, लेसर इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव बॉडी है, इट डज नॉट मीन कि ये प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा। व्हेन चार्ज इज ट्रांसफर्ड, ज्यादातर नोट्स लिखे हुए हैं बेटा, तो कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं खींचेंगे इसको। ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे में खत्म करने की कोशिश करेंगे। व्हेन चार्ज इज ट्रांसफर, मास ऑल्सो गेट ट्रांसफर। क्लियर है बेटा? तो चार्ज इज कंजर्व बेटा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज क्या होता है बेटा? कंजर्व होता है। चार्ज इज इंडक्टिव इन नेचर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। जब पॉजिटिव चार्ज को एक कंडक्टर के पास लेकर आएंगे तो पास वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही थी। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट डू नॉट वेरीज विद द स्पीड। मास ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद द स्पीड एज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसको क्या बोल देते हैं बेटा? रिलेटिविस्टिक अप्रोच। वर्ड किसको ध्यान रखना है बेटा? रिलेटिविस्टिक वर्ड को ध्यान रखना है। जब ये आ गया तो इसका मतलब स्पीड इज क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। अब हमारे पास स्पीड बढ़ेगी, ये छोटा होगा तो मास बढ़ जाएगा बेटा। वी इंक्रीज, मास इंक्रीज, चार्ज रिमेन कांस्टेंट, तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज बेटा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में ये काफी यूज होता है बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन सकता है।
लाइक चार्जेस, अरे मैं आपको ये तो याद कराना भूल ही गया बेटा, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, और वीडियो को हाइप करना है, कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी तो हमें भी अच्छा लगेगा बेटा। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड बेटा, मैंने अपनी फोटो हाइड कर ली है क्योंकि बार बार बीच में आ रही थी। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो Q इज इक्वल टू NE बेटा, Q इज इक्वल टू NE, ओके। ये N क्या होता है, इंटीजर होता है बेटा, N हमारे पास यहां पर क्या होता है बच्चों, इंटीजर होता है, इंटीजर। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा बेटा, वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। फिर कहते हैं मास इज नॉट क्वांटाइज, मास के साथ कंपेयर किया गया है क्योंकि चार्ज एंड मास बोथ आर बेसिक प्रॉपर्टीज। मास इज नॉट क्वांटाइज, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव बट इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों हो सकती है। चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, बट मास क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बात ध्यान में रखने वाली है बेटा। क्या है, चार्ज क्या होता है बेटा, करंट इनटू टाइम, और मास क्या है, फंडामेंटल। क्लियर। मेथड्स ऑफ चार्जिंग बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, फ्रिक्शनल चार्जिंग और चार्जिंग बाय रबिंग। इन दिस केस बोथ बॉडी एक्वायर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, जब आप रब करेंगे एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी दूसरी गेन करेगी तो दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आएगा। क्लाउड्स गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर बेटा। फिर कहता है जब हम इन दोनों को पेयर को आपस में रब करेंगे, किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ करेंगे तो बेटा ग्लास रॉड पॉजिटिव ये नेगेटिव, कैट स्किन पॉजिटिव एबोनाइट रॉड पॉजिटिव नेगेटिव, वुलन क्लॉथ नेगेटिव पॉजिटिव, रबर नेगेटिव, ड्राई हेयर पॉजिटिव, कॉम्ब नेगेटिव। यानी कि जब आप कॉम्ब को हेयर में से पास करते हैं तो कॉम्ब इलेक्ट्रॉन खींच लेता है बेटा, ओके। कंडक्शन, बोथ बॉडीज कंडक्शन में वैसे तो इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग देखेंगे बेटा कि जब दो अलग अलग बॉडीज को हम कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में चार्ज फ्लो होता है टिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम, बट यहां पर हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है तो दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आ जाएंगे बेटा, ओके। तो दो बॉडीज अगर सेम है बेटा तो दोनों पे फाइनल चार्ज सेम आएगा, ओके। बाय इंडक्शन, इंडक्शन में क्या कहता है, इन केस ऑफ इंडक्शन इट इज वर्थ नोटिंग दैट इंड्यूस्ड बॉडी नाइदर गेन चार्ज नॉर लूज। इंडक्शन में क्या होता है, ये एक बॉडी है बेटा, ये दूसरे कंडक्टर के पास आया, इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग बॉडी, ठीक है। तो इंड्यूसिंग बॉडी ना तो कोई चार्ज देगी ना लेगी। नेचर ऑफ इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑपोजिट बेटा, यहां पर क्या आएगा, यहां नेगेटिव। इंड्यूस चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल टू इंड्यूसिंग बट कैन नेवर बी ग्रेटर। अगर ये Q है तो ये Q हमेशा इससे छोटा होगा बेटा या फिर बराबर होगा। ये हमारे पास कंडक्टर में क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जब हम क्लास में करते हैं कि कितना चार्ज इंड्यूस होगा वो भी हम लोग फाइंड करते हैं बेटा। इंडक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन बॉडीज आइदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, नॉट इन पार्टिकल। इंडक्शन किस में हो सकती है बेटा, बॉडीज में हो सकती है, ओनली इन बॉडीज नॉट इन अ पार्टिकल। इंडक्शन सिर्फ बॉडी में होती है, पार्टिकल में नहीं, क्योंकि पार्टिकल का साइज नहीं है। फिर आता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, GLE बोलते हैं इसको। सिंपल अपरेटस है टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन अ बॉडी। डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। दो केस होते हैं, अगर आपने टच कर दिया बेटा तो सब जगह सेम चार्ज आ जाएगा, अगर आप पास लेकर आएंगे तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां नेगेटिव, यहां इंडक्शन हो रही है यहां कंडक्शन हो रही है बेटा। दोनों ही केस में ये जो एंगल होता है बेटा इन दोनों लीव्स के बीच का, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द बॉडी ब्रॉट क्लोजर, ठीक है। चार्ज ऑन द बॉडी ब्रॉट क्लोजर बेटा, समझे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, कूलम्स लॉ बेटा, ये किसके लिए होता है, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस होता है बच्चों। क्या कहता है, K 1/4πε0 r², K होता है 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है SI यूनिट में ये और CGS यूनिट में 1। एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वैल्यू होती है 8.85 10⁻12। कुछ न्यूमेरिकल्स में इसे 9 ले लिया जाता है बेटा फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन।
अब चार्जेस अगर मीडियम में हो तो हमारे पास नेट फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Q1, ये हमारे पास क्या होगी बेटा, एप्साइलन 1/4 पाई एप्साइलन। एप्साइलन किसके बराबर है बेटा, ये है Q1 Q2 बाय एप्साइलन आर इंटू एप्साइलन। एप्साइलन आर क्या होती है, एप्साइलन आर क्या होता है बेटा, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसे क्या बोल देते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं। क्लियर है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो सिमिलर चार्ज होंगे, लाइक चार्जेस तो रिपल्सिव फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। क्या ये बात समझ रहे हैं बेटा। इट प्रॉपर्टीज क्या है, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं बेटा, ओके, क्योंकि आपको मेनली चीजें आती हैं। +2 का टॉपिक है, जैसे हमने अपनी लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी वीडियो में भी कहा, +2 आप पढ़कर आए बोर्ड के लिए, तो ये चीजें आपको आती है, बट ध्यान में रखनी है बस, क्या क्या मेन चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई है बेटा। तो देखते हैं, इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स मतलब लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगती है। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमारे पास कंजर्वेटिव है, इसका मतलब इसका जो वर्क डन है वो डेल्टा यू के बराबर होता है बेटा। पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्लोज्ड पाथ के ऊपर क्या होता है, क्लोज्ड पाथ के ऊपर वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। ये हमें कंजर्वेटिव फोर्स सुनते ही समझ में आना चाहिए। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट बेटा। फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज पार्टिकल। दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो है वो वही रहेगी, अगर कोई पास में चार्ज आ गया तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा। बिटवीन टू प्रोटॉन फोर्स की रेशो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻36 के प्रोपोर्शनल होती है, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में 42। तो एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में ये पावर कितनी होगी वो आपको मुझे बताना है बेटा। कितनी होगी ये पावर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में, दो प्रोटॉन में 10⁻36, दो इलेक्ट्रॉन में 10⁻42, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में 10 की पावर कितनी होगी ये आपको बताना है बेटा। वेक्टर फॉर्म में अगर आप देखें तो अगर हम देख रहे हैं ये फोर्स ऑन 2/1, ये हम क्या देख रहे हैं बेटा, फोर्स ऑन Q2/Q1। तो फोर्स ऑन Q2/Q1, तो ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 आ गया बेटा, और फोर्स भी हमने इस तरफ मान ली वेक्टर बेटा। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट। यहां पर ध्यान देना है बेटा, ये वेक्टर है तो यहां पर नीचे क्या है, क्यूब है, यहां क्यूब है, ये वेक्टर है बेटा। आपको ये इस बात पे ध्यान है देना और ध्यान रखना है, पुट वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 विद साइन, पुट वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 विद साइन बेटा, इस बात का ध्यान आपको। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नोट, इफ चार्ज इज स्प्लिटेड इनटू 2 चार्जेस द रेशियो ऑफ चार्जेस इफ द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। ये मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम फोर्स कब होगी, अगर एक Q चार्ज को हम 2 चार्जेस में स्प्लिट कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में फोर्स हमें क्या लेनी है, मैक्सिमम, फॉर F टू बी मैक्सिमम। तो ये दोनों चार्जेस बराबर होने चाहिए। किसके बराबर होंगे बेटा, Q1 Q2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, Q। ओके। फिर आता है 2 चार्जेस, ये भी एक रिजल्ट है जिसके ऊपर बेस्ड हमने जेई मेन में भी क्वेश्चन देखे थे कि पूछे जा चुके हैं, फिर से आ सकते हैं, नीट में फिर से पूछे जा सकते हैं बेटा। क्या आएगा यहां पर, ध्यान देंगे, एक सेकेंड, बंद नहीं हो, ठीक है। 2 चार्जेस प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट इन एयर एक्सपीरियंस फोर्स है। If both charges are placed in medium of dielectric constant epsilon r, then separation between the charges such that force remains same. अगर फोर्स सेम रहेगी तो मीडियम में डिस्टेंस आर एम, ये एयर में है
ये किसके बराबर आएगा, रूट एप्सिलॉन आर। क्यों बेटा, एयर में ये आ गया, मीडियम में फोर्स हमारे पास कुछ इस तरीके की हो जाती है, तो आर एम क्या आ गया, आर बाय रूट एप्सिलॉन आर। क्लियर बात, आगे बढ़ेंगे। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, मैं यहां पर अपने आप को हाइड कर लेता हूं तभी ये पूरे दिखेगी आपको। फोर्स बिटवीन, ये स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है बेटा, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज एफ नॉट व्हेन टू चार्जेस आर रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग स्फीयर, व्हाट विल बी द फोर्स। भाई 2 पॉइंट चार्ज रखे गए थे, हमने यहां पर क्या रखे थे बेटा, 2 पॉइंट चार्जेस रखे थे यहां पर, ठीक है। इन 2 पॉइंट चार्जेस को हमने रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, 2 स्फीयर से रिप्लेस कर दिया बेटा, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले सेपरेशन कितनी थी, आर। अब अगर ये लाइक चार्जेस थे, तो जब ये स्फीयर में कन्वर्ट होंगे तो इंडक्शन की वजह से ये चार्ज दूर शिफ्ट हो जाएंगे, दूर शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, तो इफेक्टिव सेपरेशन बढ़ जाएगी, तो फोर्स कम हो जाएगी। फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। बट अगर ये अनलाइक चार्जेस थे तो ये इंडक्शन की वजह से चार्जेस पास आएंगे, इफेक्टिव डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो फोर्स बढ़ जाएगी। ये हमारे पास आफ्टर है फाइनल, और ये हमारे पास क्या है, इनिशियल। ये क्या है, इनिशियल। ये फोर्स कौन सी है बेटा, इनिशियल, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां फोर्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई बेटा, यहां फोर्स क्या हो गई, इंक्रीज। समझे। नेक्स्ट बेटा, फिर ये क्वेश्चन तो आपने देखा ही था, पीवाईक्यू में काफी बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया है कि 2 पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं डी डिस्टेंस अपार्ट बेटा, इनके बीच में एक क्यू चार्ज रख दिया, कहता है ये क्यू चार्ज कहां रखें कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या रहे, 0, इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम बेटा। इक्विलिब्रियम का मतलब इसके ऊपर फोर्स कितनी रहनी चाहिए, 0 क्यू के ऊपर। वो कब होगा, ये हमने डिस्टेंस कहां से लेना है बेटा, फ्रॉम Q1। तो जिस चार्ज से डिस्टेंस लिया है वो ऊपर आएगा रूट में, नीचे रूट Q1 प्लस माइनस रूट Q2 डी। प्लस माइनस, प्लस कब लगेगा, अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, यानी कि दोनों का साइन सेम है, तो प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। प्लस प्लस तब भी प्लस आएगा बेटा, माइनस माइनस तब भी प्लस आएगा। अनलाइक चार्जेस हो, एक प्लस एक माइनस, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए लेस देन 0 लिख दिया बेटा। वैल्यू ऑफ क्यू सच दैट होल सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम, अगर भाई साहब पेपर में ये आ जाए कि होल सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर बहुत जोर लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। बट अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसे 15 सेकंड में करके पार लगेंगे बेटा। बात समझ रहे हैं, क्या है ये फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, Q1 Q2 डिवाइड बाय रूट Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर। यहां इनकी वैल्यू पुट करनी है मैग्नीट्यूड की, यहां प्लस माइनस उसी तरीके से, पॉजिटिव अगर ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव अगर लेस देन 0 है। बट इसका साइन क्या लोगे, साइन ऑफ Q इज ऑपोजिट ऑफ स्मॉलर वैल्यू चार्ज। इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू स्मॉल होगी उसके ऑपोजिट साइन लेना है। क्लियर बात। फिर ये क्वेश्चन देखिए, इसको तो बच्चे सॉल्यूशन ही नहीं कर पाते, क्लास में करवाया जाता है, काफी जगह पर इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन है, बच्चे कर ही नहीं पाते। सेंटर पे एक चार्ज है, रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये 4 से 5 चैप्टर में सेम क्वेश्चन आता है बेटा, बस फोर्स का नेचर बदलता है। नेट फोर्स क्या होगी, 0, सभी डायरेक्शन में रिपल्शन लग रही है बेटा, तो वेक्टर सम 0। बट रिंग हैज टेंडेंसी टू एक्सपैंड, इसलिए इसमें क्या आएगी बेटा, टेंशन। टेंशन कितनी होगी, स्केलर सम ऑफ रेडियल फोर्स डिवाइड बाय 2 पाई। ये हमारे पास टी क्या है बेटा, टेंशन इन रिंग, रिंग में टेंशन कितनी होगी, किसके बराबर होगी बेटा, स्केलर सम किसके बराबर है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये दोनों का क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई करते। समझे बेटा। जब आप इसे ओपन करते हैं तो ये थोड़ा सा आपको हैवी लग सकता है, डराने वाला लग सकता है, इस तरीके से टेंशन का एक्सप्रेशन दे देगा, बच्चा घबरा जाता है, कुछ नहीं, के की वैल्यू ओपन कर दे। फिर आता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है बेटा, ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज को फील्ड में लेकर आया जाता है,
एक सोर्स चार्ज के पास लेकर आया जाता है, पर यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। यूनिट है न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। फोर्स अगर हम लिखेंगे तो Q इंटू ई, वैक्टर लिख देंगे बेटा। डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड है, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड है, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड है। इफ Q इज पॉजिटिव तो फोर्स एंड E की डायरेक्शन सेम होगी, Q नेगेटिव तो फोर्स और E की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ठीक है। फिर आता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड क्या होगा? KQ बाय आर स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज बेटा, ये Q चार्ज है, यहां से R डिस्टेंस पे अगर आप फील्ड देखेंगे तो KQ बाय आर। ग्राफ देखेंगे तो ये हाइपर पैराबोला होता है 1/r के लिए, ये उसके सिमिलर सा है इनवर्स। जब R 0 तो ये इंफिनिटी, जब R इंफिनिटी तो ये 0 हो जाएगा। मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के लिए वेक्टर सम हो जाएगा बेटा। इसके लिए भी न्यूट्रल पॉइंट, द पॉइंट एट विच नेट फील्ड इज 0, वही सेम। अगर यहां पर फील्ड 0 है तो मैं यहां कोई भी चार्ज रख दूं तो उसके ऊपर फोर्स क्या आएगी बेटा? 0। तो ये वही डिस्टेंस है रूट Q1। कहां से डिस्टेंस लिया है बेटा? Q1 से। रूट Q1 प्लस माइनस रूट Q2 डी बेटा। प्लस जब दोनों के लाइक चार्जेस हैं, माइनस जब दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। फिर हमारे पास एक नोट आता है बेटा। नोट क्या कहता है? ध्यान से देखिए। इफ मैं इसको SIP लिखता हूं या नोट लिख देता हूं, वो अपनी अपनी इच्छा है। इफ आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन दैट नेट फील्ड एट द सेंटर इज 0। कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर आप लेंगे तो उसके सेंटर पे नेट फील्ड क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। नेट फील्ड क्या हो जाएगा? 0। सबसे बड़ा पॉलीगन है इनफाइनाइट साइड का सर्कुलर रिंग। तो अगर ये हमारे पास कैसी रिंग है बेटा? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। ओके। फिर हमारे पास एक ये स्पेशल केस इसका आता है कि n अगर सभी पे रख दें तो 0 होगा, सभी पे रख दें तो 0 होगा, बट अगर हम एक कम पे रखें, टोटल n है, n-1 रखें तो फील्ड कितना बचेगा? 1 की वजह से बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 1 की वजह से। तो KQ बाय R, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। फिर आता है हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की वजह से ग्राफ बेटा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर फील्ड ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर फील्ड नेगेटिव होगा नेगेटिव डायरेक्शन। अब R0 तो फील्ड इंफिनिटी, जब R इंफिनिटी तो फील्ड 0। ये समझ में आया बेटा? तो यहां पर क्या है? पॉजिटिव। फिर यहां पर भी जब R0 तो फील्ड इंफिनिटी, जब R इंफिनिटी तो फील्ड 0। तो ये क्या हो गया बेटा? नेगेटिव। ओके। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इधर है तो ये नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव में ड्रॉ कर दिया। इस तरफ होगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव में ड्रॉ कर दिया। ये बात समझ में? डायरेक्शन देखनी है बेटा। हमने ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और ये वाली को नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये डायरेक्शन इधर हो गई नेगेटिव, ये डायरेक्शन इधर हो गई। अब इनको मिला दो। अगर दो पॉजिटिव ग्राफ को मिलाओगे, ऐसे ऐसे दो ग्राफ रख दो बेटा, ये सिंपल अगर आपको दिख रहे हो तो ये दो अलग अलग ग्राफ दिखने चाहिए। पहले इसको देखो, ये वाला, फिर इसको देखो बेटा, यही वाला है, लेफ्ट पे ऐसा राइट पे ऐसा। अब बीच में ये डिसकंटिन्यू नहीं हो सकता तो मिला दिया। यहां पर ये टुकड़ों में नहीं हो सकता था तो इसको मिला दिया। तो यही ग्राफ दो बार रखो और बीच में से मिला दो तो बन गया। अगर एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव तो इस ग्राफ को रिपीट कर दो बेटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक नेगेटिव की वजह से और ये दूसरे नेगेटिव की वजह से दिख रहा है बेटा, अलग अलग सेम है ना ये दोनों, बस बीच में डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। फिर अगर आप देखें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव का ग्राफ ये था, नेगेटिव का ग्राफ ये था, इन दोनों ग्राफ को जोड़ दिया बेटा। तो यहां पर डिसकंटिन्यू नहीं करना था तो ऐसे जोड़, बस इतना आसान है। फिर आता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो पॉइंट चार्जेस की वजह से था बेटा। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। अगर लेंथ के ऊपर करें तो Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। एरिया के ऊपर करें तो चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम के ऊपर करें तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बेटा। कूलम पर मीटर स्क्वायर कूलम। ठीक है। इसमें एक स्पेशल केस आता है बेटा जिसका रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। जेई मेन PYQ वीडियो में भी हमने देखा था कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है अब रिसेंटली।
तो नीट में ये कभी भी रिपीट हो सकता है। तो आप इंटीग्रेशन से सब जगह करवाया जाता है, बट आप रिजल्ट याद रख सकते हैं। आप रिजल्ट याद रख सकते हैं। क्या होगा बेटा, अगर ये क्यू चार्ज इस रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पी पॉइंट जो एक एंड से आर डिस्टेंस पे, उस पे फील्ड लिखना है बेटा। तो फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां आर स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख लिया, मिनिमम डिस्टेंस कितना है पॉइंट का रॉड से, आर, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है बेटा, आर प्लस एल। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है, आर, और मैक्सिमम कितना है, आर प्लस एल। तो हम यहां पर इन दोनों को कंबाइन करें, तो ये रिजल्ट बन गया। है ना आसान बेटा, याद रखना इजी, तो आपको याद रखना है, नहीं तो पेपर में आपका काफी टाइम इसके ऊपर जा सकता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग बेटा। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग क्या कह रही है, इसके एक्सिस पे जो फील्ड है, खतरनाक फॉर्मूला है के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, बट याद करना पड़ेगा, काफी क्वेश्चन आ। सेंटर पे फील्ड क्या है, 0 है। मैक्सिमम कहां होगा, r/√2 पे होगा। ग्राफ कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये ऐसे क्यों है, क्योंकि राइट की तरफ डायरेक्शन इधर है और लेफ्ट की तरफ इधर है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ओके बेटा, मैक्सिमम ये याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा, बट आपको ये जरूर याद रखना है। ओके, अगर x बहुत ज्यादा बड़ा हो तो ये रिंग पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगी, अगर बहुत छोटा हो तो एसएचएम कंडीशन के लिए काम आता है। क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें कहा जाता है कि टाइम पीरियड बताओ, हमें एसएचएम प्रूव करना होता है, तब हम इसको इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं बेटा। कंसेप्ट देखिए बेटा, जबरदस्त कंसेप्ट है, 5 स्टार कंसेप्ट है बेटा। यहां पर अगर हमारे पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, दो चार्ज हो, या फिर ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, हेक्सागन हो, उसके परपेंडिकुलर, उनके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर फील्ड पूछा जाए तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। कंपोनेंट लेने, दो चार्जेस के केस में तो आप फिर भी कर लोगे, इधर कंपोनेंट इधर ये नेट लिख लोगे, बट अगर ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आ गया तो जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता वो छोड़कर आएगा, यार इसका किधर लूं, इसका कंपोनेंट, भाई मैं तो उलझ गया। बट आपको ध्यान रखना है, अगर ये सारे चार्जेस वैलिड तभी है जब सारे चार्जेस आइडेंटिकल होंगे, सेम साइन सेम वैल्यू, तब आप इन सभी को रिंग के ऊपर मान सकते हो। क्या मान सकते हो, एक रिंग के ऊपर, और ये जो एक्सेस है ये रिंग का एक्सेस बन जाएगा। तो फील्ड कितना हो जाएगा, के, सबके लिए वैलिड है, ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, पेंटागन, के 2q। टोटल चार्ज कितना है, QQ 2q, ट्रायंगल के केस में 3q, स्क्वायर के केस में 4q, इंटू एक्स, एक्सिस के लॉन्ग कितनी लेंथ है, यहां y है तो y लिख दिया, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर आ गया। रेडियस कितना है यहां पर, ट्रायंगल के केस में सेंटर से वर्टेक्स का, स्क्वायर के केस में हमें पता ही है a/√2 होता है, और यहां पर कितना है a, तो रेडियस आपको यहां पर लेना है कि पावर 3/2। तो इसमें ये तो बच्चे फिर भी कर लेते हैं अगर 2 पॉइंट चार्ज का आ जाए कंपोनेंट लेकर, बट अगर उसने पूछ लिया कि मैक्सिमम कहां होगा दोस्त, फील्ड मैक्सिमम कहां होगा, जेई मेन में तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। हमने वन शॉट जो जेई मेन वीक वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें भी थ्योरी में ये बताया था। तो यहां पर ये a/√2 आएगा। आपको सॉल्व इसको लिखकर डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा इट विल एक्ट एज अ रिंग, तो a/√2 पे आएगा, चाहे ये ट्रायंगल आ जाए, स्क्वायर आ जाए, हेक्सागन आ जाए, कुछ भी आ जाए बेटा। फिर आता है आर्क की वजह से। आर्क की वजह से फील्ड क्या होता है बेटा, k3/r² sin θ/2 डिवाइड बाय θ/2। यहां पर जो θ/2 पुट करना है वो रेडियन में पुट करना है। अगर हमें चार्ज की जगह लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन होती तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में ये बन जाता 2k λr, ये वाला, और Q किसके बराबर होता है, लैम्डा इंटू एल, एल किसके बराबर होती है, r इंटू थीटा बेटा, r इंटू थीटा, r यहां पर क्या है, रेडियस है, थीटा क्या है, टोटल एंगल थीटा है बेटा, आधा एंगल। डायरेक्शन किसके अलोंग होगी बेटा, बाइसेक्टर के अलोंग एक्ट करता है फील्ड, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड, पॉजिटिव है तो अवे।
स्फेरिकल शेल, अरे सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला बेटा, शेल का आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, सरफेस पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर आ गया, इनसाइड द शेल फील्ड इज जीरो, ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। तो शेल के लिए ये क्या है, ग्राफ अंदर जीरो है, बाहर डिक्रीज करेगा मैक्सिमम सरफेस। नॉन कंडक्टिंग, यहां पर शेल लिख लो या फिर लिख लो कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर, या तो शेल लिख लो बेटा या फिर क्या लिख लो, कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर। दोनों बातें सेम है क्योंकि कंडक्टर का जो सारा चार्ज है वो सरफेस पे लाई करता है। नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, सारा चार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या आ गई, ये क्या है बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, सरफेस पे ये कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट पे जीरो नहीं है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये क्या होता है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना होता है बेटा, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन, ठीक है, ओके। और इसको और क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर, समझे बेटा, क्या ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ठीक है भी, ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। फिर आता है इसका ग्राफ बेटा, सेंटर पे क्या हो जाएगा, ये जीरो, ये ग्राफ आपको याद रखना है, किसके लिए है, स्फीयर के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के। कैविटी के अंदर क्या होता है बेटा, फील्ड इनसाइड कैविटी, फील्ड इनसाइड कैविटी इज यूनिफॉर्म, फील्ड इनसाइड कैविटी इज यूनिफॉर्म। अगर इस स्फीयर के अंदर ये कैविटी होगी तो सभी पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, सेम, कितना, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यहां आर होता है ना, आर क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर से लेके कैविटी के सेंटर तक का डिस्टेंस, यहां पर ये सेंटर दिख नहीं रहा, सी लिख देते अब दिखेगा, ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, बहुत कम क्वेश्चन है इसके ऊपर बेटा बेस्ड, जो भी क्वेश्चन आता है वो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से आता है, जो आगे चलकर इसमें स्पेशल केस लिखेंगे। अगर ये कोई वायर है तो इसकी वजह से अगर आप फील्ड देखते हो तो दो कंपोनेंट होंगे E1 E2, ये करने की जरूरत आपको नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। जैसे हमने अपने 2 मंथ स्ट्रेटेजी में बात करी कि सभी क्वेश्चन या सभी फॉर्मूले याद करने की कोशिश मत करो, वो याद करो जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो वायर का फील्ड होता है वही आर्क का फील्ड होता है, दोनों का सेम होता है बेटा। स्पेशल केस जो आपको याद रखना है, एक तो ये याद रखना है बेटा, एक तो आपको ये याद रखना है कि अगर दोनों एंगल बराबर हो तो यहां पर अल्फा की जगह पर आप क्या लिख सकते थे, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, और यही फॉर्मूला आपने किसके लिए लिखा था बेटा, सेम फॉर आर। तो मैंने क्या कहा, आर्क और वायर का फॉर्मूला सेम है अगर एंगल सबटेंडेड क्या हो, सेम हो, वायर के साथ भी एंगल और इस आर्क के साथ, क्लियर है। वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इसके लिए बेटा अल्फा और बीटा दोनों किसके बराबर हैं, 90 के लिए, और ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। और इसके ऊपर साथ में सर्कुलर मोशन या काइनेमेटिक्स लगा दिया उन्होंने, जिसमें एक चार्ज पार्टिकल एक वायर के अबाउट घूम रहा होता है। जबरदस्त क्वेश्चन, जेई मेन ऑलरेडी इसके ऊपर पूछ चुका है, अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपका भी एक्सपोजर वैसा हो जाएगा बेटा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कहता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। ये फॉर्मूला कभी भी अभी तक नहीं पूछा गया है, तो आप इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज शीट बेटा, ये नॉन कंडक्टिंग है, ये हमें पता होना चाहिए बेटा, ओके।
और कंडक्टिंग के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर आते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कह रहा है हमें, ये कहते हैं दीज आर द इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दीज आर सच दैट स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व टेंजेंट, जो याद रखने वाली बात है, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट। ओके, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे कभी, तो वो हमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड देगा। प्रॉपर्टी बेटा, नंबर डेंसिटी फील्ड लाइन इन अ रीजन रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ, क्राउडेड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट हायर फील्ड्स। यहां पर अगर आप देखें ये डाइवर्जिंग है, तो यहां स्पेस कम है, यहां ज्यादा, तो ए पे फील्ड ज्यादा है। ये अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइंस हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ये डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग कर्व्ड हो बेटा, कर्व्ड हो तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। इफ अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टेकन एज कंटीन्यूअस कर्व, ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। इन अ चार्ज फ्री रीजन, तो ये ना तो टर्मिनेट होंगी ना ओरिजिनेट होंगी, तो कॉन्टिन्यूअस जाएंगी बेटा, तो कोई ब्रेक इसमें नहीं होगा। टू फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तो आपने बोर्ड के लिए भी अच्छे से याद की होगी। फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। अगर आइसोलेटेड चार्ज हो सिंगल, तो ये दूसरा एंड इनका इन्फिनिटी पे मिलेगा। ओके, अगर नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है तो ओरिजिनेट इन्फिनिटी से मान लेंगे, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है तो टर्मिनेट इन्फिनिटी पे मान लेंगे। नंबर ऑफ फील्ड लाइन ओरिजिनेटिंग, ये इसके ऊपर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल मिल जाता है बेटा। Number of field lines originating or terminating on a charged particle are directly proportional to charge of the particle. Number of field line charge. यहां पर देखिए 3, 6, 2, 8 है, तो Q1 is proportion to 8। यहां कितनी है 6। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है। फील्ड लाइंस तो 10⁻⁻ समथिंग में होती हैं बेटा, एक यूनिट चार्ज के लिए, तो ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया। ये ऐसा बुक्स में भी दिया जाता है, क्वेश्चन भी आता है। यहां से हमें पता चलता है ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, क्योंकि लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं। ये नेगेटिव चार्ज है क्योंकि लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं। रेशो क्या होगी मैग्नीट्यूड की, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के कोरोस्पोंडिंग रेशो होगी बेटा। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको? फील्ड लाइंस टर्मिनेट एंड ओरिजिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ये मैं आपको कंडक्टर की प्रॉपर्टी में लास्ट में डायग्राम के साथ फिर से बता दूंगा। बड़ा लंबा चैप्टर है, मैंने आपको कहा था, बट मैं फिर भी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें आपको देने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। साथ में ही आपको दे रहा हूं नीट PYQ, जेई मेन PYQ भी वन शॉट के साथ साथ, और सबकी फ्री PDF भी आपको दे रहे हैं बेटा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? कोई साइन अप नहीं, कोई लॉगिन नहीं, कोई ऐप डाउनलोड नहीं, कोई रुपया नहीं, सिर्फ फ्री में कंटेंट, वो भी क्वालिटी। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द फील्ड, इस बात पे तो लाइक बनता है ना यार। इतनी मेहनत कोई कर रहा है, सब कुछ आपको फ्री दे रहा है, तो लाइक तो बनता है ना। हम तो 20, 50, 100 रुपए भी नहीं ले रहे, 700, 800 रुपए भी नहीं ले रहे। लोग सिर्फ वन शॉट वीडियोस देख रहे हैं। मैं अभी अभी एक ऐड देख रहा था, वन शॉट PDF दे रहे हैं वो सभी चैप्टर की 749 में, मैं फ्री में दे रहा हूं। साथ में जेई में नीट PYQ भी फ्री में दे रहा हूं यार। अब तो मुझे सपोर्ट करो, ठीक है? कितनी देर ऐसे ही मेरे जैसा बंदा जो इतनी मेहनत कर रहा है वो ऐसे ही पीछे रह जाएगा, ठीक है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द फील्ड, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, Q × E। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां पर आपको 2-3 चीजें और भी देखनी है बेटा। जैसे हमने देखा था वर्क, नेट वर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। आप इसको भी लगा सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़े। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है बेटा, चार्ज इनटू, ये आगे चलकर फिर आएगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी आप यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, आगे चलकर आपके काम आएगा। ये मैंने आगे भी लिखा हुआ है, यहां भी लिख दिया, क्योंकि हम तो रिवीजन ही कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम थोड़ी पढ़ रहे हैं कि पोटेंशियल नहीं पता है। ओके, तो ये भी हमारे काम आता है। इस थ्योरम का क्या नाम है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम।
ओके। फिर आता है इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, एसएचएम में चले जाते हैं। ये एक पेंडुलम बॉब है, चार्ज दे दिया इसको और फील्ड लगा दिया, तो अब ये फोर्स mg के साथ ऐड हो गई, तो यहाँ QE/m ऐड हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय मास। अगर ये फोर्स ऊपर लग रही होती, mg नीचे लग रहा है बेटा, QE फोर्स ऊपर लग रही है, तो नेट क्या बच जाएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। अगर ये परपेंडिकुलर लगेगा बेटा, तो हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, और फिर रूट के अंदर एक और रूट आ जाएगा, रूट के अंदर एक और रूट आ जाएगा। फिर आता है बेटा गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड इन अ फील्ड रीजन। क्या होगा, E डॉट डी ए, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म होगा तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, E इंटू ए। एरिया वेक्टर के साथ एंगल लेना है बेटा। अगर हमारे पास ये कोई लूप है, ये फील्ड है, तो इसका जो एंगल है ये एरिया के साथ है, एंगल विद प्लेन अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन। बट मुझे जो एंगल चाहिए वो किसके साथ लेना है बेटा, एरिया के साथ। तो वो एंगल क्या होगा बच्चों, वो एंगल होगा थीटा। वो एंगल क्या होगा, थीटा। तो यहां पर क्या लिखोगे, ई ए कॉस थीटा। क्या ये, अरे सॉरी, वो एंगल क्या होगा बेटा, एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ओके, तो दिस इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये ध्यान रखना है। यूनिट न्यूटन मीटर पर कूलम वोल्ट मीटर बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। क्यों, क्योंकि फील्ड को क्या लिखा जा सकता है, फ्लक्स अपॉन एरिया। तो ये क्या हो गया, फ्लक्स डेंसिटी बेटा। ठीक है, जब ये एक नोट आ गया, whenever a three-dimensional solid object is placed in external field, then net flux is zero through the object। जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा बेटा, इसलिए नेट फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो। इन फ्लक्स क्या लिया जाता है बेटा, इन फ्लक्स क्या लिया जाता है, नेगेटिव, और आउट फ्लक्स क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, इन फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव, और आउट फ्लक्स क्या होता है बेटा, आउट फ्लक्स क्या होता है। क्या ये बात समझ में आई बेटा। अब अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज बेटा। अगर कोई सरफेस है वो किसी चार्ज को इनक्लोज करती है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट बेटा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वो जो किसी चार्ज को इनक्लोज करेगी वो हमें फ्लक्स देगा। ऑल दिस फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन। ये हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर आपने चार्ज रख दिया बेटा, तो ये जो फ्लक्स है सिर्फ चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, उसकी पोजीशन पे नहीं करता, सरफेस की शेप पे भी डिपेंड नहीं करता। और नंबर ऑफ, फिर आ जाता है तीसरा पॉइंट बेटा, ये अलग से है, ये दो पॉइंट थे इसके। नंबर ऑफ फील्ड लाइन ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन द चार्ज क्या आ जाएगा, क्यू। क्योंकि अगर हमने यहां पर एक क्यू चार्ज ले लिया, इसकी सराउंडिंग में एक क्लोज सरफेस, तो इसमें से जो फ्लक्स जाएगा वो ही तो हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइन देगा बेटा। बात समझे कि नहीं समझे। फिर इसमें स्पेशल केस आता है बेटा, स्पेशल केस क्यूब का बेटा। क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा है तो फ्लक्स होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक फेस में से कितना होगा भाई, इसके क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन जेई मेन के पीवाईक्यू में थे जब हमने डिस्कस किए, जबरदस्त, जिसको अगर नीट में कोई बच्चा पहली बार देखेगा तो वो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। ये वाला कंसेप्ट बेटा कि अगर ये क्यू फेस ए है तो a/2 पे अगर मैं यहां पर क्यू चार्ज रख दूं तो इस फेस में से कितना फ्लक्स जाएगा बेटा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट जाएगा। मैंने यहां पर कितना चार्ज रखा था बेटा, a/2 चार्ज रखा था। यहां कलर कोई और लेना पड़ेगा, ग्रीन ले लेते, a/2 क्लियर है। a/2 चार्ज यहां पर रखा, a/2 डिस्टेंस पे Q चार्ज रखा था, साइड लेंथ a है।
अगर ये साइड लेंथ 2a हो जाएगी तो ये डिस्टेंस a। तो आप जेईई मेन पीवाईक्यू जरूर देखना बेटा, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तब भी आपके लिए वो बहुत बेनिफिट है, जेईई मेन वालों के लिए तो है। अगर हम इस फेस पे रख दें, ये चार्ज सेंटर पे ना रख के फेस पे रख दें बेटा, तो हमारे क्यूब में से कितना फ्लक्स जाएगा, Q/2, क्योंकि अब आधा ही चार्ज क्यूब के अंदर होगा। को एज पे रख देंगे तो Q/4, कॉर्नर पे रख देंगे तो Q/8। तो ये आपको वैल्यूज याद होनी ही चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ और करें ना करें बेटा। अगर इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया और आप छोड़कर आ गए बेटा, तो फिर बहुत दुख होगा आपको, है ना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन कर देंगे। फिर साथ में कहता है कि जो फेसेस, जो कॉर्नर, जो फेसेस इस चार्ज के ये चार्ज जिन जिन फेसेस के ऊपर होगा, फ्लक्स थ्रू द प्लेन फॉर्मिंग द कॉर्नर इज 0। जिस कॉर्नर पे चार्ज रखा है, वो कॉर्नर जो जो फेस बना रहे हैं उन सब में से फ्लक्स क्या होगा, 0। तो मैंने ये यहां पर मेंशन कर दिया बेटा। जो बाकी 3 फेस बचेंगे उनके क्रॉस ये सिमेट्रिक होगा, कितना है, Q/8। इन तीनों में से तो 0 था बेटा, तो ये सारा इन 3 में से जा रहा है, तो हर एक में से कितना जाएगा, Q/20। ये नहीं भी समझ में आता छोड़ दो, कोई बात को नहीं, बट ये समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए। फिर आता है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, नीट में कभी क्वेश्चन नहीं आया, बट जेईई में देख सकते हैं बेटा कि अगर कोई चार्ज यहां पर रखा हो और एक रिंग कोन के वर्टेक्स पे रख दिया और कोन के बेस में से पूछ लिया, इस रिंग में से फ्लक्स पूछ लिया जाए, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। इस थीटा पे डिपेंड करेगा बेटा, इस थीटा पे डिपेंड करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कंबाइंड बेटा, गॉस लॉ। दो फ्लक्स के फॉर्मूला देखे, इन दोनों को कंबाइन कर दो। ये है फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, अगर मैंने यहां इंटीग्रेशन लगा दी तो ये क्लोज सरफेस हो जाएगी, ये चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, क्या, जो इसने मिस कर दिया बेटा लिखते समय, मार्क तो मैंने किया था। यहां पर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फील्ड ये जो होता है इज ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस। सरफेस के बाहर और अंदर जो चार्जेस पड़े हैं, बट क्यू इनक्लोज्ड क्या होता है, ओनली ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड। वही चार्ज लेना है जो अंदर है, बट फील्ड किसकी वजह से होता है, दोनों की वजह से होता है, और चार्ज सिर्फ अंदर वाला लेना। क्लियर है बेटा। गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल फोर्सेस फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये SIPs हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट SIPs। कहता है फॉर गॉसियन सरफेस, अगर फ्लक्स 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि फील्ड भी 0 है, इसकी इंटीग्रेशन ओवर द फील्ड 0 है, जितना इन है उतना आउट हो सकता है बेटा। बट अगर E 0 है तो फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। एप्लीकेबल इन मासेस ऑल्सो, और हम कह सकते हैं वो सभी फोर्सेस जो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेंगी। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, तो उसके लिए भी ये वैलिड है। E.S चार्ज इनक्लोज की जगह मास इनक्लोज्ड, 1/ε0 की जगह क्या आ जाता है, 4πg। क्यों, क्योंकि 1/4πε0 की जगह पर क्या है, g। ये इक्वल टू नहीं है, ये एनालोगस है बेटा। क्या है ये, एनालोगस है। तो 1/ε0 की जगह क्या आ जाएगा, 4πg आ जाएगा। समझे बेटा, ये डिराइव्ड फ्रॉम कूलम्स लॉ है। फिर आता है, इस गॉस लॉ को यूज करके हम फॉर्मूला लिखते हैं काफी सारे फील्ड का, जैसे कि फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर क्या होता है, 2k λ/r। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पाइप, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पाइप बेटा, अगर पाइप है तो वो होलो होगी, पाइप है तो वो क्या होगी बेटा, होलो होगी, होलो सिलेंडर।
तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है बेटा। तो इस वजह से चार्ज डेंसिटी सरफेस पे है, सिग्मा है बेटा। ओके, अगर ये पॉइंट बाहर लाई करता है तो क्या होगा? अब देखिए मैं आपको ये कन्वर्ट करके बता रहा हूं, ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, याद रखना भी नहीं है, याद रखना भी नहीं है बेटा। ओके, कैसे कर सकते हैं भाई? बाहर फॉर्मूला होता है 2 के लैम्डा बाय आर, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एल, क्यू बाई एल को लैम्डा लिख लो, सिग्मा को इधर कर दो, तो लैम्डा की जगह पुट कर दो सिग्मा बाय 2 आर, सिग्मा 2 पाई आर, ये फॉर्मूला। तो बाहर वाले पॉइंट पे पॉइंट चार्ज जैसा काम करता है स्फीयर, तो थिन वायर जैसा काम करेगा होलो पॉइंट। बाहर पे फील्ड यहां 0 है, इनसाइड पॉइंट पे फील्ड क्या है बेटा? 0, और बाहर वाले पे इट वेरीज इनवर्सली। सरफेस पे दोनों आर बराबर है, कट जाएंगे बेटा, तो इनसाइड पॉइंट पे 0 हो। अगर ये सॉलिड पाइप है तो चार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर इंटू एच एल, क्यू बाई एल बेटा लैम्डा आ गया, एच की जगह एल है ना, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर, किसमें पुट कर दो बेटा? 2 के लैम्डा बाय आर में, तो लैम्डा को ये पुट करो, आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आर बराबर होगा तो यहां पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा बेटा। इनसाइड पॉइंट पे ये लीनियरली वेरी करेगा, सिमिलर टू जैसा हमारे पास स्फीयर में था, तो ये बड़ा और ये अंदर। कमाल की बात है कि सभी जितने भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला हैं, सभी में अंदर ये लीनियरली है और बाहर ये कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और कोई स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिन शीट के लिए नॉन कंडक्टिंग शीट है बेटा, कौन सी है ये? नॉन कंडक्टिंग, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये फील्ड क्या हो गया बेटा? यूनिफॉर्म फील्ड हो गया, ये आर पे डिपेंड नहीं करता। ये हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट है, कौन सी है? कंडक्टिंग प्लेट है बेटा। कंडक्टिंग प्लेट के लिए ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये भी यूनिफॉर्म। क्लियर है? बात समझ में आई बेटा? ये तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। हमने ये वर्क पर एनर्जी में भी लिखा है, यहां पर भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम increases if work is done against conservative force, and potential energy decreases if work is done by conservative। अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर ये वर्क डन पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा, बट अगर अगेंस्ट वर्क किया जाए तो डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बेटा? इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी। ओके, एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू डेल्टा यू ज्यादातर केसेस में व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या रहे? 0। जब स्लोली कोई कॉन्फ़िगरेशन बदली जाती है तो एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, यहां पर देखिए, यहां पर नोट्स लिखने वाले ने भी गलती कर दी बेटा, बच्चे भी गलती करते हैं पेपर में। ये क्या होती है? Q1 Q2 बाय R होता है, R स्क्वायर नहीं होता है। तो नोट लिखने वाले ने भी गलती कर दिया था, बट बच गए, ये आपको डायरेक्टली नहीं दिए। Put values of charges with sign, U is a scalar but it can be positive, negative or 0। मल्टीपल चार्जेस के लिए ऑल पेयर विदाउट रिपीट, अगर हमने 1 2 ले लिया तो 2 1 नहीं लेना, 1 3 ले लिया तो 3 1 नहीं लेना है बेटा। ये मतलब होता है विदाउट रिपीट का। ये क्वेश्चंस में मैंने अप्लाई करके दिखाया था आपको, इवन इन नीट PYQ सीरीज में भी और जेई मेन PYQ वीडियोस में भी मैंने आपको बड़े आराम से ये मेथड लगाकर सिखाया था, और साथ में दूसरा मेथड ये भी लगाया था।
कि अगर हमारे पास आइडेंटिकल चार्जेस पड़े हों किसी रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस के ऊपर, अगर आइडेंटिकल चार्जेस पड़े हों किसी रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस के ऊपर बेटा, तो टोटल एनर्जी लिखी जा सकती है NU1/2। n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज विद ऑल अदर। क्या ये बात समझ रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा? ये होता है वर्क डन फ्रॉम इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, यहां यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर बेटा। तो डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा यू बाय क्यू नॉट होता है। वी आर, यहां पर जो वी आर कभी कभार ना क्वेश्चंस में ऐसे लिख देता है बेटा, वी आर इसका मतलब होता है पोटेंशियल एट पोजीशन आर, इसका मतलब होता है एनर्जी एट पोजीशन आर। तो अगर मैं पोटेंशियल लिखूंगा आर पोजीशन पे तो वो क्या होगा? एनर्जी डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो ये हमारे पास बन जाता है। ऐसे यूनिट होती है वोल्ट, न्यूटन मीटर पर कूलम आ जाता है, ये वर्क डन बाय चार्ज आ गया, ये वोल्ट आ गया। सीजीएस यूनिट, ईएसयू यूनिट, ईएसयू ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं 300। ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें सीजीएस एसआई से बड़ा है। सीजीएस यूनिट इज ग्रेटर देन एसआई, इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना बेटा। पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला KQ/R इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के है, तो आप देख सकते हैं। मल्टीपल चार्जेस के लिए सम होगा क्योंकि स्केलर है। ग्राफ बनाएंगे, अगर एक पॉइंट, अगर आप देखें पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा? दोनों साइड पे चार्ज पोटेंशियल पॉजिटिव होगा बेटा। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल दोनों साइड पे पॉजिटिव। डिस्टेंस 0 तो पोटेंशियल इंफिनिटी, डिस्टेंस इंफिनिटी तो पोटेंशियल 0। ये कुछ ऐसा होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज के लिए अगर यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो दोनों साइड पोटेंशियल क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। दोनों साइड पोटेंशियल क्या होगा बेटा? नेगेटिव। जब R 0 तो पोटेंशियल इंफिनिटी, जब R इंफिनिटी तो पोटेंशियल 0। क्या ये बात समझ में आई बेटा? जब आप इन दोनों को कंबाइंड करेंगे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये वाला ग्राफ 2 बार ड्रॉ कर दो, ये वाला ग्राफ 2 बार ड्रॉ कर दो। तो ऐसे ड्रॉ करोगे बेटा तो ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, तो ये दोनों आपस में मिल गए बेटा, और ये ऐसे। वहीं अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, दोनों ग्राफ को एक साथ ज्वाइन कर दो, ये वाला ऐसे रख दो, यहां पर ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा, तो इनको जोड़ दो, ये इस तरीके से बन जाएगा। ओके, ये पॉजिटिव का ग्राफ है, ये नेगेटिव का ग्राफ है, दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर कहता है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी, रिंग की वजह से KQ/R। R क्या होता है? √R² प्लस x²। बेटा सेंटर पे KQ/R। अब बच्चा कई बार इसमें कंफ्यूज होता है बेटा कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। भाई अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये मैक्सिमम है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो ये मिनिमम है, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? 0। जब हमने ग्रेविटेशन की वीडियो देखी थी बेटा, तो ग्रेविटेशन में हमेशा पोटेंशियल नेगेटिव था, तो हमने सेंटर पे पोटेंशियल बोला था नेगेटिव। क्लियर है? ये ग्राफ होता है बेटा इसका। पोटेंशियल ड्यू टू शेल, शेल की वजह से R greater than R बेटा, बाहर वाले पॉइंट पे सेम होगा। अगर आप यहां पर Q की वैल्यू पुट कर दो सिग्मा इंटू 4πr², तो ये बन जाएगा। सरफेस पे ये बन जाएगा बेटा KQ/R, और इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम, क्योंकि फील्ड इनसाइड क्या होता है बेटा? 0, तो पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बनता है। सरफेस पे और सेंटर पे पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। ये ग्राफ काफी पॉपुलर है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, बाहर वाले पॉइंट पर सरफेस पे सेम है, अंदर वाले पॉइंट पे एक टफ लेंथी फॉर्मूला यहां पर बनता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद होगा। बट कमाल की बात यह है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही कम है। नहीं याद तो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, बट ये याद रखना है कि सेंटर पे ये 3/2 VS होता है। ग्राफ याद रखने की जरूरत है,
ओके, ये आता है बेटा हेमिस्फीयर की वजह से। हेमिस्फीयर का बेटा अगर आप देखिए सेंटर से सभी पॉइंट पे डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यूब आया। जब आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, सिग्मा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा 2 पाई r²। तो जब आप ये वैल्यू पुट कर दोगे तो यहां पर ये रिजल्ट बन जाएगा बेटा। ओके, अब ये पोटेंशियल तो याद रखना आसान है, आप फील्ड भी याद रख सकते हैं। हो सकता है कभी कभार ये गलती से क्वेश्चन दे दिया जाए। फिर आता है बेटा, ये आपको रिजल्ट याद रखना है, एन ड्रॉप्स कंबाइन हो जाएं, एन ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो जाएं तो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल बेटा, चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, वो एन क्यू हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाता है बेटा, एन की पावर 1/3r हो जाता है। जब इनको कंबाइन करते हैं तो पोटेंशियल हो जाता है एन की पावर 2/3 और चार्ज डेंसिटी हो जाती है एन की पावर 1/3। ओके, फिर ये देखिए 5 स्टार प्रॉब्लम बेटा, 5 स्टार क्या कहता है, पोटेंशियल दो कंसेंट्रिक शेल हैं, इसके ऊपर खतरनाक क्वेश्चन एक बार आया है जिसकी वजह से बच्चे इस टॉपिक को करने से ही डरते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक भी चैप्टर छोड़ देते हैं। बट आसान क्वेश्चन भी तो आते हैं, अगर आप ये रिजल्ट याद रख लें तो भाई ये क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत सारे चांस हैं, टेस्ट सीरीज में तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। क्या कहता है कि दो कंसेंट्रिक शेल हैं, ये क्या है बेटा, टू कंसेंट्रिक शेल्स, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q1, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q2। जब आप इन पॉइंट ए पे और बी पे पोटेंशियल लिखते हो तो उन दोनों का जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन शेल्स, ये जो है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन आउटर, आउटर पे ये इंडिपेंड नहीं करता, Q2 पे डिपेंड नहीं करता बेटा, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन इनर शेल, इनर शेल पे चार्ज कितना था Q1, उस पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, कि ये आपको दिया जाता है कि दो ये शेल है, अब हमने क्या किया, ये अंदर वाला सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके बीच का पोटेंशियल V है, हमने बाहर वाले पे 3 गुना कर दिया चार्ज, तो क्या होगा, बाहर वाले पे तो डिपेंड ही नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, अंदर वाले पे डबल कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स ट्वाइस। इस टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। फिर आ जाता है बेटा रिलेशन, ये कैलकुलस के ऊपर बेस्ड है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डेल्टा V माइनस ई डॉट डी आर। अगर ये सेम डायरेक्शन में हो तो डेल्टा V नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है बेटा कि ये हमारे पास फील्ड लाइंस है, तो कहता है इस पॉइंट पे ए बी सी, अगर फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो सी पे पोटेंशियल सबसे कम होगा बी से और सबसे ज्यादा होगा सी पे, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है। बट अगर आप इसके परपेंडिकुलर जाएंगे, अगर आप इसके परपेंडिकुलर जाएंगे तो फील्ड विल रिमेन, सॉरी पोटेंशियल विल रिमेन सेम। तो अगर आप यहां पर कोई और पॉइंट ले लें डी, तो बी और डी पे पोटेंशियल क्या हो जाता है बेटा, सेम, क्योंकि ये फील्ड के परपेंडिकुलर चला गया यहां से। ओके, ये ध्यान में रखना है। अगर आप फील्ड लिख रहे हैं पोटेंशियल से तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और dv बाई डी आर को क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। ये देखिए अलर्ट बेटा, आप में से कितने बच्चों को ये याद था, कमेंट करके बताइए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट एक स्केलर है या वेक्टर है। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, मैंने टेस्ट में कई बार डाला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। बच्चा सोचते ये क्या भला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है फील्ड एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा। ओके, अगर हमारे पास पोटेंशियल एक स्केलर है और वेक्टर है ये फील्ड, तो इसको आपको डायरेक्शन वाइज डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इनको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन।
फिर आप डायरेक्शन वाइज फील्ड निकाल के कंबाइन कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बाय डी को, जो कैपेसिटर वाला केस होता है बेटा, अगर कैपेसिटर प्लेट के बीच में फील्ड लिखना हो, सेपरेशन डी है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव का डिवाइड बाय डी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिवाइड बाय डी लिखेंगे तो आपके पास फील्ड आ जाएगा बेटा। ये बहुत जगह यूज होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी और कैपेसिटर में भी। ये आ गया वो रिजल्ट बेटा। व्हेन चार्ज पार्टिकल Q इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी Q इंटू वी। V क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बेटा। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको? फिर आता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। वो ये क्या होती हैं बेटा, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल। नाम से भी पता चलता है ना, इक्विपोटेंशियल, जहां पर पोटेंशियल इक्वल हो। These may be real imaginary, या these are the perpendicular to electric field line। क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। अगर पोटेंशियल सेम है तो फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्यों बेटा, क्योंकि दोनों पे पोटेंशियल अलग अलग है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेम होना पड़ेगा। Conductor surface is equipotential in electrostatic beta. Work done on moving a charge on this surface is a 0. Crowded surfaces represent higher field strength. जहां पर ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्राउडेड होंगी वहां पर फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जनरली सेम लिया जाता है। पॉइंट चार्जेस के लिए बेटा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस फॉर अ पॉइंट चार्ज आर कंसेंट्रिक शेल। इससे अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन मेरे को ध्यान में आ गया कि ये एक पॉइंट चार्ज है, इसकी सराउंडिंग में यहां पर हमने इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ कर रखी है कुछ ऐसे, ठीक है। और यहां पर पूछा जाता है कि इन दो के बीच में गैप है T1, इन दो के बीच में गैप है T2, तो T1 T2 कंपेयर करना है, क्या होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, चार्ज के पास में फील्ड क्या होगा, ए पॉइंट पे फील्ड ज्यादा होगा, ए पे फील्ड ज्यादा होगा, तो जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं वो क्राउडेड होंगी तो इनके बीच का गैप कम होगा। तो यहां फील्ड ज्यादा है तो गैप कम होगा, और जहां फील्ड कम हो जाएगा वहां गैप ज्यादा होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज है, दूर जाते जाते फील्ड कम होगा। तो ये भी आप एडिशनल याद रख सकते हैं बेटा, ओके। क्लियर है? भी आगे बढ़ते हैं। लाइन चार्ज के लिए ये सिलेंड्रिकल होती हैं, प्लेन चार्ज के लिए, अरे ओ सॉरी यहां गड़बड़ कर दी। और प्लेन चार्ज और इनफाइनाइट चार्ज और शीट के लिए ये कैसी होती हैं, पैरेलल प्लेन्स। ये क्या होते हैं बेटा, पैरेलल प्लेन्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एनर्जी, ये भी काफी कम बच्चों को पता होता है, क्वेश्चन भी काफी कम आते हैं। एक शेल की सेल्फ एनर्जी होती है 1/2 kq²/r, kq²/r, ओके। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की ये होती है 3/5 kq²/r। ये होती क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड बेटा। ये हमारे पास क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन फील्ड बेटा। फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। तो इसका फील्ड बाहर है तो ओनली इन आउटसाइड रीजन, इसका फील्ड अंदर और बाहर है तो ड्यू टू फील्ड इनसाइड आउटसाइड। तो यहां पर एक और फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी बेटा। एनर्जी डेंसिटी जो आप ईएम वेव में भी यूज करते हैं, क्या होता है, 12ε0 E²। ये आप कैपेसिटर में भी यूज करते हैं। तो ये एनर्जी डेंसिटी भी क्या होती है बेटा, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस रीजन में पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आ जाता है बेटा डायपोल। 1 घंटे की वीडियो निकल गई है
और अब आता है डायपोल, और बच्चा यहां तक पढ़कर थक कर छोड़ देता है कि भाई छोड़ो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़ा चैप्टर है। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, डायपोल ही तो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इजिली स्कोर किया जा सकता है। टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस जो एक सिस्टम बनाते हैं उसे डायपोल कहते हैं। डायपोल मूवमेंट क्या होती है बेटा? चार्ज, कोई एक चार्ज इनटू इन दोनों के बीच की सेपरेशन यानी कि लेंथ। डायरेक्शन होती है -2 नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ। एसआई यूनिट कूलम मीटर बेटा। प्रैक्टिकल यूनिट है डी बाय में चार्ज लिया जाता है 10 की पावर -10 फ्रैंकलिन और स्टैट कूलम। लेंथ ली जाती है 1 एंगस्ट्रॉम। अब जो 10⁻⁻10 स्टैट कूलम है, एक स्टैट कूलम किसके बराबर होता है बेटा? एक स्टैट कूलम किसके बराबर होता है? 1/3 × 10⁻9 या फिर 3.3 × 10⁻10। इसे हमने क्या लिखा था? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये बन जाता है 3.3 × 10⁻30 बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल बेटा, एक्सियल लाइन पे, ये याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा। आप अगर हमें ये डिस्टेंसेस कंपेरेबल हो, आर और एल कंपेरेबल हो, आर और 2a, ये 2a लिया है बेटा, अगर आर और 2a कंपेरेबल हो तो 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से फील्ड लिखो, नेट निकाल लो यार, क्यों फॉर्मूला याद करना है। सीधा शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है? 2kp/r, शॉर्ट डायपोल के लिए, ठीक है, जब हमारे पास r इज मच ग्रेटर। फील्ड की डायरेक्शन सेम एज ऑफ डायपोल मूवमेंट, तो एक्सियल लाइन पे फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट जैसी होती है। इक्वेटोरियल लाइन पे भी मैं आपको यहां पर फिर से नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप इसे याद रखें, याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है? सिर्फ ये शॉर्ट डायपोल की वजह से ये कितना होगा? kp/r3। और डायरेक्शन किधर होगी बेटा? ओपोजिट। डायरेक्शन किधर होगी? ओपोजिट होगी। समझे बेटा? एंगल बिटवीन, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। एंगल बिटवीन फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन में तो P की डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल पे ओपोजिट, तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री और पाई रेडियन बेटा। जर्नल पॉइंट पे ये शॉर्ट डायपोल की वजह से ही होता है बेटा। ये दूसरा तो आप कोई निकालते ही नहीं है, फाइंड ही नहीं करते हैं, ठीक है। शॉर्ट डायपोल की वजह से होता है kp/r3 √3 cos² थीटा +1 बेटा। ओके, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या था बेटा? यहां पर थीटा। अब यहां पर थीटा, ये डायग्राम को ध्यान से समझना है बेटा, डायग्राम को ध्यान से समझना है। क्या कहता है? ये डायपोल मूवमेंट है, आर पोजीशन है, ये एंगल जो है थीटा आर पी के साथ बनाता है। इस पॉइंट पे फील्ड लिख रहे हैं, वो इस लाइन के साथ एक एंगल बनाएगा। मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन क्या होगी? एंगल अल्फा। ये एंगल अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन होता है? tan अल्फा = tan θ/2। और पी और ई में एंगल क्या हो जाएगा? पी था, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल बेटा, और ये ई, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा बेटा। ये बड़े काम की चीज है। कभी कभार वो कह देता है E इज परपेंडिकुलर टू P, तो हमें थीटा प्लस अल्फा को क्या कर देना है? 90 डिग्री कर देना है। ओके, पोटेंशियल का आ गया बेटा। एक्सियल लाइन पे क्या होगा? kp/r²। ध्यान रखना है प्लस माइनस का, ध्यान रखना है बेटा प्लस माइनस का। नेगेटिव साइड पे जहां चार्ज नेगेटिव उस साइड नेगेटिव, जहां चार्ज जिस तरफ चार्ज पॉजिटिव उस तरफ पॉजिटिव, इस बात का ध्यान रखना है। इक्वेटोरियल लाइन पे तो ये हमेशा ही क्या होगा? 0 होगा, बट फील्ड 0 नहीं है। सेंटर ऑफ डायपोल पे पूछा गया है, सेंटर ऑफ डायपोल पे बेटा ये SIP है, सेंटर ऑफ डायपोल पे पोटेंशियल 0 है बट फील्ड 0 नहीं है। जर्नल पॉइंट पे kp cos θ/r², और यहां पर डॉट प्रोडक्ट है P.R बेटा, इसको लिखा जा सकता है PR cos θ। क्लियर है? थीटा एंगल किसके साथ लेना है बेटा? डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमने जेईई मेन में देखा था, PYQ में इधर डायपोल था, तो एंगल ये वाला हमें लेना था
वहां एंगल बड़ा था तो फील्ड पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा था बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/r² के प्रोपोर्शनल, डायपोल की वजह से 1/r³। पोटेंशियल ड्यू टू, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 1/r² और डायपोल की वजह से 1/r³। यानी कि E एंड V ऑफ डायपोल डिक्रीज मोर रैपिडली देन पॉइंट चार्ज। भाई पॉइंट चार्ज में तो इनवर्स में पावर एक कम है, डायपोल में पावर बढ़ जाती है, इनवर्स में बढ़ गई इसलिए ये डिक्रीज भी जल्दी होगा। नोट बेटा, दूसरा नोट है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स 1/r², एक डायपोल और एक पॉइंट चार्ज के बीच में 1/r³ बेटा। ओके, और अगर हम देखें दो डायपोल के बीच में, ये याद रखने वाली बात है, कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है, 1/r⁴ बिटवीन टू डायपोल। जब इस डायपोल को फील्ड में रखोगे तो बेटा अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमारे पास एफ नेट क्या होगा, 0। टॉर्क होगी P क्रॉस E, PE साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी होगी -P cos थीटा या फिर -P.E। थीटा 90 डिग्री पे U 0 होगा तो इसको क्या लिया जाता है, रेफरेंस बेटा। ये दो स्पेशल केसेस हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यही मिलता है। अगर P और E पैरेलल है, एंगल 0, तो टॉर्क 0, डायपोल इज इन इक्विलिब्रियम। अगर हमारे और एनर्जी क्या है, मिनिमम, तो डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, इस लाइन को मैं यहां से काट देता हूं, ये सिर्फ क्लास में समझाने के लिए लिखी जाती है। ओके, अगर एंगल 180 डिग्री है, टॉर्क 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये अनस्टेबल। ओके बेटा, क्या ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है, आगे बढ़। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बेटा, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो E एंड टाउ बोथ में भी नॉन जीरो, जनरली ये नॉन जीरो ही लिए जाते हैं बेटा। यहाँ E की जगह क्या आना था बेटा, F आना था, क्या आना था। ओके, फिर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो तो -P.E। E क्या लेना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डायपोल। क्लियर है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। अगर एक डायपोल को आप फील्ड में छोड़ दें, व्हेन, ये टाइम पीरियड किसका है बेटा, व्हेन अ डायपोल is released in uniform field, then it perform SHM, तो ये उस SHM का टाइम पीरियड है बेटा। कितना होता है, √I/P। I क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है, तो ये इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन है और इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा पॉपुलरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि ये जो डायपोल है, पहले ये फील्ड की डायरेक्शन में था, फिर इसे फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन होता है बेटा 2PE। ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल। तो जब एक डायपोल को यहां से यहां घुमा दिया जाएगा तो वर्क डन कितना करना पड़ा है, 2PE करना पड़ता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है बेटा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर के अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग करते हैं, चार्ज फ्लो करता है। यहां चार्ज रेस्ट पे रखना है तो सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रखना होगा बेटा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेस चार्ज गिवन टू कंडक्टर रिसाइड ऑन द सरफेस। जितना भी चार्ज दिया जाएगा वो सरफेस पे रहेगा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर कैन नॉट बी प्रेजेंट, अंदर फील्ड 0 होगा बेटा। इट ओरिजिनेट और टर्मिनेट ऑन द सरफेस नॉर्मल टू। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टी में भी बताया था बेटा। ये फील्ड लाइन इस कंडक्टर को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है
और परपेंडिकुलरली ही ओरिजिनेट होती हैं बेटा। यहां से ये हल्का सा बेंड इनको नॉर्मल बना देता है। ओके, कंडक्टर सरफेस इज इक्विपोटेंशियल ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि सरफेस भी इक्विपोटेंशियल है, इनसाइड भी इक्विपोटेंशियल, अंदर और बाहर सब जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम। शेल के लिए अगर आप देखते हैं तो KQ/R ये सब कुछ लिखते हैं बेटा, तो हमारे पास इरेगुलर शेप के लिए एट शार्प एजेस चार्ज डेंसिटी इज हाई, और अगर हम इरेगुलर शेप के लिए लिखेंगे इरेगुलर कंडक्टर, तो हमारे पास सिग्मा इंटू आर क्या होगा, कांस्टेंट, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं शार्प एजेस पे चार्ज डेंसिटी हाई होती है। कंडक्टर को अगर मैं अर्थ कर दूं तो इसका पोटेंशियल क्या बन जाएगा, 0, बट चार्ज ऑन द कंडक्टर मे और मे नॉट बी 0 बच्चों। अगर कोई कंडक्टर है तो उसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये शेल है, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तब भी इसकी टेंडेंसी एक्सपैंड होने की, नेगेटिव चार्ज दिया तब भी इसकी टेंडेंसी है एक्सपैंड होने की। फिर बात आती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर बेटा। AIR नहीं है, ये ऑल इंडिया रैंक नहीं है बच्चों, ये क्या है, AIR, एयर। ये क्या कहता है, एयर इज इंसुलेटर when high strength of electric field pass through the air applied across the air gap, then air become conducting due to breakdown of air molecule into ions. The maximum electric field that air can sustain without breaking is called dielectric strength of air. ये वो मैक्सिमम फील्ड है जहां तक एयर इंसुलेटर की तरह काम करेगी। कितनी वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ सकती है, बहुत रेयरली एक आधा क्वेश्चन आपको इसके ऊपर मिल सकता है बच्चों। शेयरिंग ऑफ चार्ज, अगर दो कंडक्टर, ये दो कंडक्टर हैं बेटा, टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय मेटल वायर और डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट, अगर दो उस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया, एक का रेडियस R1 दूसरे का R2, इनिशियल चार्ज Q1 दूसरे पे Q2, जब एक मेटल वायर से आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो फाइनल चार्ज एक इस पे Q1 इस पे Q2 लिखेंगे। जब हमने फाइनली इनको कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होते ही आप फील्ड लिख सकते हैं, फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। फील्ड ऑन द सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। चार्ज लिखेंगे तो KQ/R, सॉरी पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। फिर यहां से Q को सिग्मा R² लिखेंगे तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो आपको क्या याद रखना है बेटा, फाइनली जो मेन चीज है याद रखने वाली, Q इज प्रोपोर्शनल टू R, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो मेन बात जो याद रखनी है वो ये है। ओके, आफ्टर कनेक्शन, अब ये चार्ज दोनों पे रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा और टोटल चार्ज क्या रहता है, कंजर्व। टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व, टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व। अब अगर टोटल चार्ज कंजर्व है और फाइनली चार्ज रेडियस के हिसाब से बटेगा तो ये टोटल चार्ज R1 R2 पे बटेगा बेटा। तो जब Q2 पे लिखोगे तो ये R2 के प्रोपोर्शनल होगा, Q1 पे लिखोगे तो ये R1 के प्रोपोर्शनल। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूला है। सिग्मा के लिए डायरेक्टली आपको ये नहीं अप्लाई करना है। अगर आपको सिग्मा दे दिया इनिशियल और फाइनल सिग्मा पूछा है, रेशो पूछी है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं बेटा। रेशो पूछी है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ये, बट अगर वैल्यू पूछी है तो डायरेक्ट यहां सिग्मा मत कर देना बेटा, फिर वो गलत हो जाएगा। इसीलिए जब हमने जेईई मेन PYQ डिस्कस किए थे या नीट PYQ डिस्कस किए थे, तो मैंने इस बात पे बहुत जोर दिया था कि ये चार्ज के लिए है, सिग्मा के लिए नहीं है। अभी भी मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं, आपको ये बात ध्यान में रखनी है।
सिग्मा कैसे फाइंड करते हैं वो आप जेईई मेन पीवाईक्यू या नीट पीवाईक्यू की वीडियो देख सकते हैं बेटा। उस क्वेश्चन में बड़े प्यार से आराम से आपको बताया गया है कि सिग्मा कैसे फाइनली फाइंड करते हैं। और क्वेश्चन जेईई मेन पीवाईक्यू में हमने क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे करके रखे हुए हैं बेटा, कलेक्ट किए हैं, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एक साथ रखे हुए हैं। ओके, फिर हमारे पास ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट आता है, व्हेन एवर चार्ज फ्लो देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। तो अगर हमें लॉस ऑफ एनर्जी बचानी है तो हमें चार्ज फ्लो नहीं होने देना, यानी कि स्टार्टिंग में ही दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में पोटेंशियल अलग अलग होगा तो चार्ज फ्लो होगा, एनर्जी लॉस होगी। और नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो चार्ज फ्लो शुड बी टेक प्लेस, इनिशियली V1 V2 बराबर होने चाहिए। अब हमारे पास इसकी कोई खास जरूरत है नहीं बेटा। कंडक्टर विद कैविटी, अगर कोई कंडक्टर है उसके अंदर कैविटी है तो बाहर वाले फील्ड को ये अंदर नहीं जाने देता, डिस्ट्रीब्यूशन बाहर वाले फील्ड को ये नहीं जाने देता, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग नाम से एक वर्ड यूज करते हैं, टर्म। आउटसाइड फील्ड, इसका मतलब क्या होता है, आउटर फील्ड कैनॉट एंटर, कैनॉट एंटर इनटू कंडक्टर, कंडक्टर में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए इंस्ट्रूमेंट को कंडक्टर के अंदर रख देते हैं, बाहर वाला फील्ड इंस्ट्रूमेंट पे नहीं आ पाएगा। बट अगर इसके अंदर चार्ज रखा हो तो उस चार्ज की वजह से अंदर वाली सरफेस पे भी इंड्यूस चार्ज आएगा और बाहर वाली सरफेस पे भी इंड्यूस चार्ज आएगा। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अंदर वाली सरफेस पे, इसकी शेप और इसकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी बेटा। अगर ये सेंटर पे रखा है और ये स्फेरिकल है तो यूनिफॉर्म होगा, इररेगुलर होगा तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, डिस्प्लेस कर देंगे तब भी नॉन यूनिफॉर्म। बाहर वाली पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इसकी शेप पे डिपेंड है। क्लियर है। फिर आता है पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट बेटा। बाकी हमने क्वेश्चन इसके कंसेंट्रिक शेल वाले वो पोटेंशियल में ही कवर कर दिए हैं बेटा। पैरेलल टाइप सिस्टम प्लेट सा सिस्टम आता है बेटा। अगर कोई दो प्लेट उनको चार्ज Q1 Q2 दे दिया बेटा, इन पे चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो आउटर सरफेसेस हैं उस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है बेटा, दोनों का इक्वल इक्वल चार्ज बढ़ जाता है बेटा। अंदर वाली सरफेस पे चार्ज कैसे लिखोगे, बाय कंजर्वेशन। तो Q2, अगर मुझे Q2 लिखना है तो Q1 माइनस, हाँ इस पे टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 किसके बराबर है, Q1। तो Q1 माइनस Q1 कर दो बेटा। यहां पर Q3 पे लिखना है तो कैपिटल Q2 माइनस Q4 कर दो, तो समझे। और अगर फील्ड लिखना है इन पॉइंट पे, मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया बेटा और इस प्लेट को नेगेटिव। फील्ड होता है जो पास वाली सरफेस पे चार्ज है डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये इसको आप ऐसे लिख सकते। क्लियर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो में जो थ्योरी और वन शॉट थ्योरी जो आपको बताई गई है, ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूला ग्राफ बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिजल्ट बताए गए हैं, वो अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा बेटा, अगर बाय चांस अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।